नमस्कार दोस्तों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज अपना करेंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो राजस्थान का इतिहास करेंगे। राजस्थान के इतिहास के अंदर है वो हम जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उससे शुरू करेंगे टॉपिक आज अपना। चलिए देखते हैं टॉपिक है आज अपना राजस्थान का इतिहास। और इससे पहले हम क्या करेंगे, इतिहास क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शब्द आता है आपका इतिहास। इतिहास होता क्या है? इतिहास क्या होता है? यानी जो क्रमबद्ध जो घटनाएं लिखी हुई है वो इतिहास है। लेकिन वो घटना कैसी है? पुरानी है, यानी पुरानी घटना है वो इतिहास कहलाता है। लेकिन उसकी जो लिखने का तरीका वो कैसा है? क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। यानी जो इतिहास है वो पुरानी घटना है, लेकिन कैसा है? क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है। नहीं, क्रमबद्ध लिखा है। यानी जो इतिहास है वो पुरानी घटनाएं होती है, लेकिन वो घटनाएं किस प्रकार लिखी हुई है? यानी वो घटनाएं है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखी हुई है। चलिए देखते हैं। इससे पहले एक आपके अंदर है वो बहुत भयंकर डाउट रहता है कि एडी और बीसी क्या होता है। एक और एडी होता है, एक आपके बीसी होता है। चलिए देखते हैं क्या होता है एडी और बीसी। जैसे ये मैंने एक क्या ले ली, सरल रेखा, इसको मध्य से मैंने कट कर दिया, ये लो। बाद में देखा होगा जो इसके जो दाएं वाला भाग होता है कौन सा होता है? जो इसके दाएं वाला भाग होता है वो तो प्लस का होता है, ये लो प्लस का। और इसके जो बाएं वाला भाग होता है वो माइनस का होता है। ये तो आपने देखते हैं मैथ के अंदर। जो ये लाइन है उसको मैं क्या मान लेता हूं? इस लाइन को मैं जीरो मान लेता हूं। ठीक है, इस लाइन को क्या मान लेता हूं? जीरो मान लेता हूं। और यहां पर आपको पता है कि इस समस्या का जन्म करवा देता हूं। यहां पर इस समस्या का जन्म करवा देता है। अब यहां जो इस समस्या का जन्म है उससे जो पूर्व का काल है, जो इस समस्या जन्म के पूर्व का काल है वो तो क्या कहलाएगा? बीसी। और जो इस समस्या का जन्म है, जन्म से जो पश्चात का काल है या फिर बाद का काल है वो आपको क्या कहलाएगा? एडी कहलाएगा। यही है ना कि जो इस समस्या जन्म से पूर्व का काल वो तो बीसी कहलाएगा, और इस समस्या जन्म के जो बाद का काल है वो एडी कहलाएगा। ये तो आप जानते होंगे। तो अब इसको मैं कैसे मान सकता हूं कि आपने देखा होगा कि जो बीसी काल है वो मैक्सिमम से मिनिमम क्यों आता है? क्यों आता है वो? क्योंकि आपने देखा है कि जैसे यहां मैं मान लेता हूं कि माइनस है 325 है। अभी ये माइनस 325 है, इसको मैं अगर जब मैं इसको क्या है कि पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव की ओर आऊंगा तो क्या करूंगा? यानी घटते क्रम में चलूंगा। जैसे माइनस 325 है तो अगर मैं यहां जीरो आना चाहता हूं तो जैसे माइनस है 2 तो घटते क्रम में चलूंगा। इसी प्रकार जैसे पॉजिटिव की तरफ है वो आने के लिए क्या करना है? वो माइनस आता है। इसी प्रकार से जो इस समस्या के जन्म का जो पूर्व का काल है वो तो आपके घटते क्रम में चलता है। अच्छा, जो बीसी मतलब क्या होता है? यानी बिफोर क्राइस्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं हम? ईस्वी आपके पूर्व। ईस्वी पूर्व। और जो एडी होता है वो क्या होता है? एनाडोमिनी, या इसको हम लिख सकते हैं ईस्वी। अगर एग्जामिनर अच्छे मूड के अंदर है तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता है। अगर आपका एग्जामिनर है वो अच्छे मूड के अंदर है तो वो ऐसे भी लिख सकता है कि BC
अब ये क्या होता है BCE? चलिए देखते हैं। BCE यानी B को हमने देख लिया क्या है, B4 है। C यानी क्रस्ट है, और आपके E क्या हो जाएगा, एरा हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी, ये BC है वो ऐसे भी देखने को मिल सकता है। अच्छा, AD को क्या लिखेंगे, AD को हमें CE लिख देंगे। CE यानी, सॉरी ये क्रस्ट नहीं है, कॉमन है आपका। कॉमन है, कॉमन एरा। अच्छा, इस कॉमन एरा से, इस CE से ही वो आपके BCE यानी B है वो जोड़ दिया है CE के आगे। चलिए देखते हैं। जो आपके AD है यानी इस समय से जन्म के जो बाद के समय में क्या है, जो ईसा मसीह का बाद का जन्म है, उसमें आपके क्या मिलता है कि क्रमबद्ध रूप से, आपके क्रमबद्ध रूप से वर्षों की शुरुआत हो जाती है। क्रमबद्ध रूप से वर्षों की शुरुआत हो जाती है। क्रमबद्ध रूप से क्या हो जाती है, वर्षों की शुरुआत। क्यों, तो इस समय से का जन्म है, उससे पहले तो कोई कैलेंडर वगैरह नहीं था, लेकिन जन्म के बाद में वो कैलेंडर के आधार पर यानी क्रमबद्ध रूप से वर्षों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। चलिए देखते हैं, आप शुरू करते हैं अपना इतिहास। AD और BC के बाद में थोड़ा नॉलेज रखना है आपको, इतिहास। अब क्या बात करेंगे, इतिहास। यानी इतिहास हमने देख लिया क्या है इतिहास, कि जो पुरानी घटनाएं होती है उन्हीं को जो क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है वो इतिहास कहलाता है, जो आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन इतिहास को है कितने आधार पर बांट दिया इसको, जो वैज्ञानिक आधार पर है इतिहास को हमें 3 भागों में बांट लेते हैं, यानी सरल तरीके से पढ़ने के लिए इसको 3 भागों में हमें डिवाइड कर लेते हैं इतिहास को। अच्छा, 3 भाग कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। एक आता है आपका कौन सा काल आता है, एक आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, एक आता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है आपके आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा आता है, ऐतिहासिक काल जो मॉडर्न अभी चल रहा है। ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या होता था, आपने सुना होगा घर के अंदर कि बच्चे कहते हैं क्या कि हम पदो बंदरू जन्मेडा, तो वो यही काल है प्राग ऐतिहासिक। यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके अंदर क्या है कि मानव की उत्पत्ति होती है। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या होता है, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर जो प्राग ऐतिहासिक काल है इसके अंदर मानव की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें वो कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो
संस्कृति या सभ्यता का वह युग जिसके अंदर है वो कोई लिखित हमें प्रमाण नहीं मिलता है, यानी किसी प्रकार का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, उसे क्या कौन सा काल कहते हैं? ऐतिहासिक काल। लेकिन जो मानव की उत्पत्ति है वो इसी काल से होती है। और इसी काल के अंदर जैसे लोग है वो पशुपालन करना सीख लिया था, और इसी के अंदर है वो जनसमूह में रहते थे लोग, और आग का आविष्कार भी इसी काल के अंदर किया था। तो हम लिख सकते हैं यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, यानी इस काल के संस्कृति या फिर सभ्यता का वह काल या वह युग जिसके अंदर हमें क्या नहीं मिलता है? कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसी को कहते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल। अच्छा, आदि ऐतिहासिक काल क्या होता है? आदि ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है कि हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन इनको पढ़ना नामुमकिन है, ठीक है ना। इनको हम किसी प्रकार से जो आदि ऐतिहासिक काल है वो उसमें जो हमें प्राप्त साक्ष्य मिले हैं वो लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसको हमें पढ़ नहीं सकते। यानी किस प्रकार के साक्ष्य है वो? ये पठनीय है, यानी हम लिख सकते हैं लिखित साक्ष्य मिले, लेकिन क्या नहीं कर सकते? लेकिन वो किस प्रकार के है? ये पठनीय है। और जो इसमें लिपि की बात करें तो वो तो एक अजीब लिपि थी, जिसको शायद आप ही बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो। इसमें जो लिपि में है वो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती थी, और दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था, और बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता था। किस प्रकार? देखिए, जैसे यहां से लिखना शुरू किया तो ये इस प्रकार लिखते थे, और यहां पे ने जकर सीधा बाईं से दाईं की ओर, ये इनकी बहुत अजीब लिपि होती। यानी मान सकते हैं कि ये इस प्रकार लिखते थे, जो यानी में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन क्या है वो? अपठनीय है। क्या इसको आप पढ़ सकते हो क्या? चलो पढ़ के बता देना कमेंट के अंदर, देखते हैं। और इस लिपि को क्या क्या नाम दिया गया देखते हैं। देखो कि इसी लिपि को आपके कहा जाता है सर्प के आकार की है, तो सर्पिलाकार लिपि बोल सकते हैं। सर्पिलाकार लिपि, इसी को क्या कहा गया? इस युग को आपके सेंधो लिपि कहा गया। इसी को आपके कहा गया गोमूत्र लिपि। इसी को आपके क्या कहा गया? बुस्टोफिदन लिपि। यानी इनको नाम दिया गया है सर्पिलाकार लिपि भी कहते थे इसको, सेंधो लिपि या फिर गोमूत्र और बुस्टोफिदन लिपि के नाम से जानते थे, जो ये लिपि आपके सामने लिखी हुई है। अच्छा, बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। जो ऐतिहासिक काल के अंदर तो क्या हुआ? खोपड़े में सर दर्द हो गया हमारे। यानी इसमें कोई एक है वो मनुष्य बच जाता है, और वो इस काल के अंदर क्या करता है? लिखित साक्ष्य यानी लिख लेता है और पढ़ भी लेता है, यानी लिखता भी है और पढ़ता भी है। चलो कैसे? तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है? लिखित साक्ष्य मिलता है। कैसा मिलता है? इसके अंदर हमें लिखित साक्ष्य मिले, और उसे हम क्या कर सकते थे? यानी पठनीय थे। जो आज ऐतिहासिक काल के अंदर मिलते हैं वो तो कैसे है? ये पठनीय है। लेकिन जो ऐतिहासिक काल के अंदर मिले हैं वो आपके कैसे है? पठनीय है।
तो ये हमारे जो हम आज भी पढ़ रहे हैं, खोपड़े में सर दर्द कर रहे हैं आज भी। चलिए, अच्छा, जो ये आदि ऐतिहासिक काल है, अगर भारत के संदर्भ में देखें तो आपकी एक सभ्यता आती है, कौन सी? जो सिंधु घाटी सभ्यता या फिर जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसी काल के अंदर आती है। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा, जिसे सिंधु नदी के किनारे होने के कारण क्या कहते हैं? सिंधु। सिंधु सभ्यता वो इसी काल के अंदर आती है। एक आपके इराक की सभ्यता आती है, कौन सी? मेसोपोटामिया सभ्यता, जो फेरात व दजला नदी के किनारे स्थित है। मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये सभ्यता भी इसी काल के अंदर आती है। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर ही विकसित हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता। जो प्राग ऐतिहासिक काल है वो 3 भागों में बांट सकते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल को। एक तो आता है आपके पूरा पाषाण, एक आता है आपके कौन सा? पाषाण, और एक आता है आपके नवपाषाण। लेकिन ये पढ़ा जाता है इंडिया के अंदर, हमें इतना नॉलेज रखना है। बाकी अब शुरू करते हैं हम किससे? सभ्यताओं से, या सभ्यता स्थलों से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, एक यहां पर आप पॉइंट लिखो कि क्या पॉइंट है कि हड़प्पा या फिर सिंधु नदी के प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के स्थल कौन कौन से हैं? क्या? हड़प्पा, या फिर हम बोल सकते हैं सिंधु नदी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व, हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले कहां के स्थल? राजस्थान के प्रमुख, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के प्रमुख स्थलों के बारे में बात करेंगे। यानी कौन कौन से स्थल है जो आपके सिंधु सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, देखते हैं। पहला आपके स्थल आता है कौन सा? कौन सी बंगा? कालीबंगा। कालीबंगा। सेकंड की बात करते हैं तो कौन सी बंगा? पीली बंगा। तीसरी एक इन्हीं के पास में आती है, कौन सी? रंग महल। और चौथी आती है आपकी कौन सी? तृकपुरा। ये जो 4 सभ्यता हैं वो आपके किसकी? सिंधु सभ्यता के क्या करने वाली है? प्रतिनिधित्व करने वाली सभ्यता है 4।
अच्छा, ये 3 सभ्यता है वो कहां पर है? ये जो 3 सभ्यता है वो तो हनुमानगढ़ के अंदर है, और ये एक सभ्यता श्री गंगानगर के अंदर है। क्लियर है ना? ये जो एक सभ्यता है वो श्री गंगानगर के अंदर है और ये हनुमानगढ़ के अंदर विकसित है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सबसे इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। चलिए देखते हैं क्या है कालीबंगा सभ्यता। बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कि आप भूलने पर भी नहीं भूल पाओगे। चलिए देखते हैं। सभ्यता है अपनी कौन सी? कालीबंगा। सभ्यता है अपनी कालीबंगा सभ्यता। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि जो भी सभ्यता है कि कोई भी सभ्यता हो वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही विकसित होगी, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है और पानी के लिए है वो सबसे हमारा महत्वपूर्ण है पानी है। पानी के जो आवश्यकता पूर्ति के लिए है वो किसी न किसी नदी घाटी के किनारे ही सभ्यता विकसित होगी। चलिए, जो कालीबंगा है स्थल हमें पता है कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। यानी सबसे पहले क्या देखते हैं? स्थल देखते हैं कहां पर है। यानी कालीबंगा सभ्यता है वो आपके बात करते हैं किसकी? स्थल की। तो स्थल कहां मिलेगा? कहां मिलेगा रे? हनुमानगढ़ के अंदर। स्थल आपको मिलेगा हनुमानगढ़ के अंदर। अच्छा, अब क्या बात करेंगे? नदी। यानी किस नदी के किनारे है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? चलिए देखते हैं किस नदी के किनारे। यानी यह सभ्यता है वो आपके गगर नदी, इसे क्या कहते हैं? इसे आपके नट नदी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मर्त नदी भी कहते हैं। इसे आपके कौन सी? सोतर नदी भी कहते हैं। इसे आपके द्वेषवती भी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसी नदी के किनारे क्या है? जो कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित हुई है। और इसी नदी को क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। यानी जो गगर नदी है इसी के किनारे है वो कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। चलिए देखते हैं। अच्छा, कालीबंगा सभ्यता है उसकी सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? खोज ने आपके जानकारी किसके द्वारा दी गई थी कि कालीबंगा यहां पर है? वो ये सभ्यता एक प्रकार की सभ्यता है इस टीले के ऊपर। यानी सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? सर्वप्रथम जानकारी है वो किसके द्वारा दी गई थी कि यहां पर कोई सभ्यता है। चलिए देखते हैं। एक आपके उदीना गांव, जो इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे जिनका नाम है एलपी टेसिटोरी, लुई पियो टेसिटोरी, जिनका जन्म 1887 के अंदर होता है और ये इनका जो मृत्यु 1919 के अंदर होती है, 1919 के अंदर होती है। और ये बीकानेर को अपना क्रम स्थल बनाते हैं और महाराजा गंगा सिंह के समय बीकानेर के अंदर आते हैं। और बीकानेर में ही इन्होंने गंगा जुबली, जो गोल्डन गंगा जुबली है वो इसी की देन है, जिसे हम कहते हैं क्या? बीकानेर म्यूजियम, बीकानेर संग्रहालय, जो इन्हीं की देन है। ठीक है ना? चलिए, और इन्हीं के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई है, जैसे ऐतिहासिक सर्वे हो गया। यानी सबसे पहले है वो एलपी कौन से टोरी? टेसिटोरी।
एलपी टेसिटोरी के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी दी गई थी। सर्वप्रथम जो जानकारी है वो आपकी किसके द्वारा, एलपी टेसिटोरी के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं कि खोजकर्ता कौन थे इसके। एक आते हैं यहाँ पे कौन, एक तो आते हैं आपके खोजकर्ता और एक आते हैं कौन, एक आते हैं आपके कौन, उत्खननकर्ता। अब ध्यान रखना, काली रंग जो कालीबंग है शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, यहां लिख देते हैं शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की क्या, चूड़ियां, यानी कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अब भाई साहब आपको याद रखना है खोजकर्ता व उत्खननकर्ता, इतने आसान तरीके से बता दूंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। चलिए देखते हैं, बीबी ने क्या मंगाई, बीबी ने मंगाई काले रंग की चूड़ियां। चलिएगा, यानी बीबी ने मंगाई काले रंग की चूड़ियां, किससे मंगाई, अपने पति से। अब पति परमेश्वर क्या किया कि पति परमेश्वर को अमल खाकर आ गई। अब अमल खाने के चक्कर में क्या है, चूड़ियां लाने भूल गई। तब क्या किया, बीबी ने वो लाल कर दिया, बीबी ने लाल कर दिया। लेकिन लाल किस प्रकार किया, थप्पड़ मार मार कर लाल कर दिया। तो जो पति थे वो अमल खाकर आ गए, यानी हम कह सकते हैं अमलानंद घोष। और लाल कर दिया यानी बीबी लाल, वह थप्पड़ जो हम मारवाड़ी भाषा के थप्पड़, थप्पड़ मार मार के क्या कर दिया, लाल कर दिया। थाप मार मार के लाल कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कि बीके थप्पड़। बीबी ने क्या मंगाई, काले रंग की चूड़ियां। लेकिन पति परमेश्वर है वो आपके क्या लेकर आ गई, अमल लेकर आ गई, यानी अमलानंद घोष हो गए, अमल लेकर आ गए। अमल के चक्रों में क्या हुआ, चूड़ियां तो भूल गए लाना। तब बीबी ने लाल कर दिया। लाल कैसे किया, थप्पड़ मार मार के, यानी बीके थप्पड़ हो गया। फुल नाम देखें तो ये हो गया ब्रजवासी लाल और आपके बाल कृष्ण थप्पड़। चलिए, अच्छा इनका समय काल की बात करें तो अमलानंद घोष के द्वारा है वो इसकी खोज की गई थी 1951 से 52 के अंदर। दो समय कैसे, क्योंकि जो 12th क्लास की जो बुक है, आरबीसी बुक है, इसके अंदर है वो 51 दे रखा है और हम पढ़ते हैं 52, तो दोनों ध्यान में रखना है। और उत्खनन की बात करें तो उत्खनन कब तक, कब से कब तक, 1961 से 69 तक उत्खनन किया गया था। अच्छा, यहां एक नोट लगाकर एक बात लिख लेना। क्या बात है भाई, नोट के अंदर ये लिख लेना कि स्वतंत्रता पश्चात स्वतंत्रता पश्चात है, क्या लिखना है, यानी स्वतंत्रता पश्चात है उत्खनन होने वाला, उत्खनन होने वाला सर्वप्रथम स्थल है, होने वाली प्रथम
सभ्यता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखते हैं, जिसको मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, ये आपको पता है कि ये एकमात्र सभ्यता जो नगरीय सभ्यता भी थी। नगरीय सभ्यता किस प्रकार बोल सकते हैं हम? चलिए देखते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि ये आपके नगरीय सभ्यता भी थी। यानी यहाँ की जो व्यवस्था है वो नगर के समान थी, जिस प्रकार एक नगर के अंदर होती है नगरीय व्यवस्था, यानी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार थी? नगर के समान, यानी नगरीय व्यवस्था थी। चलिए देखते हैं। जैसे ये क्या है, मैं एक मकान बना रहा हूं, ये लीजिए, ये क्या है? मकान है। अब मकान में जो पानी डालने की व्यवस्था कैसे थी, यानी पानी उतारने की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार थी? कुछ ऐसे थी। अब जैसे यहां से पानी आ रहा है, इस प्रकार पानी आया, और जो पानी के अंदर कंकड़ पत्थर थे वो कहां चले गए? इस गड्ढे में चले गए, और फिर इस प्रकार पानी चला, और फिर गड्ढे के अंदर कंकड़ पत्थर चले गए, फिर इस प्रकार चला आगे। ये क्या है? मुख्य नाले के अंदर एंटर कर जाता है। मुख्य नाले में एंटर कर जाता है। तो ये जो नाली है वो किस प्रकार थी? ये नाली है, ये नाली है वो ईंटों की बनी हुई थी, प्लस लकड़ी के खोल से, यानी किस प्रकार थी? आपके लकड़ी के खोल से बनी हुई थी। लकड़ी के खोल से बनी हुई थी। लकड़ी के खोल से किस प्रकार? जैसे लकड़ी को अंदर से खोखला करके ये नाली बनाई गई थी, और ये जो लकड़ी की नाली है वो एकमात्र यही सभ्यता है जहां पर इसके प्रमाण मिलते हैं। अच्छा, यहां से जैसे पानी आए तो जैसे ये शहर में या फिर नगर के अंदर होता है, जैसे जो पानी है वो गटर के अंदर चला जाता है। अच्छा, इससे हमें एक विश्व में ये एकमात्र सभ्यता है जहां पर है वो नगर निगम के प्रमाण मिलते हैं। हम लिख सकते हैं कि विश्व की प्रथम सभ्यता, विश्व की प्रथम सभ्यता जहां किसके लिए जानकारी मिलती है? नगर निगम की, नगर निगम की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार ये कौन सी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी आपके। चलिए आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नगरीय सभ्यता, इन जो मकान के अंदर जो पास में जो नालियां थी वो नालियां लकड़ी की बनी हुई थी, लकड़ी के खोल से, यानी लकड़ी को खोखला करके बनाई गई थी, और जो अवशिष्ट होता था वो है एक गड्ढे के अंदर चला जाता था, और बाकी जो मुख्य पानी है वो मुख्य नाले के अंदर एंटर कर जाता है। इसी प्रकार से जैसे नगर के अंदर होती है। और जो नगर निगम की है वो सर्वप्रथम हमें जानकारी मिलती है किससे? इसी सभ्यता के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी मिलती है नगर निगम की। चलिए इस सभ्यता से हमें दो प्रकार के टीले मिलते हैं।
एक तो दुर्गनुमा टीला होता है और एक आपके कौन सा बगैर दुर्गनुमा। जो दुर्गनुमा टीला है उसमें हम अनुमान लगा सकते थे कि दुर्गनुमा टीले के अंदर है वो अमीर लोग रहते थे, और जो आपके कौन सा जो एक बगैर दुर्गनुमा है उसमें निम्न वर्ग के लोग रहते थे। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये क्या, ये सभ्यता है वो किससे घिरी हुई थी? दोहरे प्रकोष्ठ, या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रस्तीर। ये जो सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता है वो आपके दोहरे प्रकोष्ठ से घिरी हुई थी, और इसमें दो टीले हमें प्राप्त होते हैं। इसके अंदर हमें दो टीले प्राप्त होते हैं। जैसे एक टीला ये हो गया, ये टीला कौन सा है? पश्चिमी टीला है। और एक आपका कौन सा? पूर्वी टीला। तो पश्चिमी टीला है वो तो कुछ ऊंचाई पर था, यानी ऊंचाई पर था, और ये आपका कौन सा? पूर्वी टीला। अब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो टीले है वो कालीबंगा सभ्यता के अंदर हमें दो प्राप्त होते हैं, दो टीले प्राप्त होते हैं। जो ये टीला है ये दुर्गनुमा टीला था, और ये और क्या कह रहे हम, बड़े यहां पर जो बड़े घर बने हुए थे, दुर्गनुमा या फिर बड़े घर बने थे, जो पश्चिम टीला है। और यहां जो ये टीला है वो यहां पर कैसे घर थे? छोटे घर बने हुए थे, और यहां पर सर्वाधिक है वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ, इसीलिए कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दीन व हीन की सभ्यता भी कहा जाता है। कि हम ये मान सकते हैं कि यहां पर जो लोग रहते थे वो किस प्रकार के लोग रहते थे? सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। सामान्य वर्ग के लोग रहते थे, और यहां पर जो लोग हैं वो अमीर लोग रहते थे। यही बात है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने देखा कि ये सभ्यता कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो यहां पर जो सड़कें थी ना, यहां पर सड़कें किस प्रकार थी? बिल्कुल, यहां पर जो सड़कें है वो आपके समकोण पर काटने वाली सड़कें थी। जैसे ये चौराया है, चार राहों का चौराया, तो ये जो चौराया है वो समकोण पर काट रहा है। जैसे बीकानेर का कौन सा गंगानगर चौराया, इसी प्रकार से। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि यहां पर जो सड़कें थी वो आपके समकोण पर काटती थी, यानी समकोण सड़कें। समकोण सड़कें थी। इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? समकोण सड़कें थी, तो अगर मैं इसी सड़क को या फिर इसी नगर को एक ड्रोन के माध्यम से थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको किस प्रकार दिखेगा? ये कुछ इस प्रकार दिखेगी ये सड़कें। तो इन्हें क्या कहा गया? ये क्या आपके जाल के समान है ना, तो इन्हें कहा गया जाल पद्धति, या इसे क्या कहा जाता है?
ऑक्सफोर्ड पद्धति, या इसे हम क्या कह सकते हैं, जेम्सफोर्ड पद्धति, या आपके ग्रीक पद्धति। यानी जो सड़कें थी वो इस पद्धति के द्वारा है वो बनी हुई थी, जाल पद्धति या फिर ऑक्सफोर्ड या फिर जेम्सफोर्ड पद्धति के द्वारा सड़कें बनी हुई थी, कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही थी। चलिए, और यहां पर जो मकान बने हुए थे, जिस प्रकार ये मकान है, तो मकान है वो मुख्य यानी राजमार्ग, इसको हम राजमार्ग बोल सकते हैं ना, ये जो मुख्य राजमार्ग है वो राजमार्ग की ओर ने खुलकर जो छोटी गलियां होती थी यानी पीछे की ओर खुलते थे, छोटी गलियों के अंदर खुलते थे, न कि राजमार्ग यानी मुख्य मार्ग के ऊपर खुलते थे। और इसी से हमें एक प्रमाण मिलता है कि इसी में जो है हमें दरार पड़ने का या फिर दरार होने का क्या मिला है, प्रमाण मिला है। दरारें मिली है, तो इस और ये दरारें मिली है, इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन से कंप के, भूकंप के, विश्व में भूकंप के जो साक्ष्य है वो यहीं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, भूकंप के जो साक्ष्य है विश्व में प्रथम लिख सकते हैं हम, विश्व में प्रथम भूकंप के साक्ष्य यहीं से प्राप्त होते हैं। भूकंप के साक्ष्य विश्व के अंदर जो भूकंप के जो प्रथम साक्ष्य है वो आपको यहीं से मिलते हैं, क्योंकि यहां में क्या मिले हैं, दरारें मिली है। यहां पर हमें दरारें मिलने के कारण है हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर है आपको जो विश्व में प्रथम है भूकंप के साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। चलिए देखते हैं, और यहां पर लिख लेते हैं हमें ईंटों का साइज। ईंटों का साइज किस प्रकार का था, ईंटों का साइज है वो आपके किस प्रकार था, तो ईंटों का साइज है हम लिख सकते हैं 30,15,7 सेंटीमीटर, या अनुपात के अंदर लिखें तो इसे हमें 4:2:1 के अंदर लिख सकते हैं। ये हमें ईंटों का यहां से क्या मिला है, साइज मिलता है ईंटों का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आपको इसी प्रकार है वो इमेज आपके दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, जिसे आप कभी नहीं भूलने वाले। लोग क्या करते हैं, भूलने के लिए कुछ ना कुछ या किसी का सहारा लेते हैं ना। चलिए अब यहां हम बात करते हैं क्या कि यहां हमें एक हवन कुंड मिलता है। यहां हमें हवन कुंड मिलता है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, यज्ञ वेदिका भी कह सकते हैं। और ये किसके समान मिला है, अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो एक सभ्यता थी लोथल सभ्यता, जो कहां से, गुजरात की, उसी के समान है वो। यहां पर है हमें कितने 7 हवन कुंड मिलते हैं, और इसी हवन कुंड में हिरण के हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। इसी हवन कुंड के अंदर क्या मिले हैं, हिरण की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। हिरण की हड्डियों के टुकड़े मिले, जिससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर है वो बलि पर विश्वास देते थे। यहां के लोग है वो बलि पर विश्वास करते, या फिर कह सकते हैं क्या बलि प्रथा है वो यहां पर
प्रचलित थी। कौन सी प्रथा भाई? बलि प्रथा यहां पर वो प्रचलित थी। और यहीं से हमें क्या मिलता है आपके? यहीं से हमें एक 6 वर्ष के बच्चे की खोपड़ी मिलती है, जो छिद्रित खोपड़ी। 6 वर्ष के बच्चे की छिद्रित छिद्रित क्या मिलती है? खोपड़ी मिलती है, छिद्रित खोपड़ी मिलती है, जिससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि यहां घरेलू उपचार पर विश्वास करते थे या शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे कल वाले वीडियो के अंदर। और आज से हमें इसी चैनल के ऊपर राजस्थान का इतिहास, संपूर्ण इतिहास लेकर आएंगे।